गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसएमएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे मानव कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, जिसमें हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में संधियां। यानी कि ज्वाइंट्स पढ़ रहे थे हम। ठीक है, क्या पढ़ा था कि दो अस्थियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, जैसे एक अस्थि ये है, एक अस्थि ये है, तो दोनों अस्थियां जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ती हैं वो स्थान ज्वाइंट से संधि कहलाता है। ठीक है, इसको थोड़ा रिवाइज करते हुए कि पढ़ चुके हैं हम, फटाफट पढ़ते हैं इसको थोड़ा। उन्हें क्या कहते हैं? संधि। और इन संधियों को तीन भागों में बांटा था हमने। एक तो था अचल संधि, अचल संधि, ठीक है। एक था आंशिक चल संधि, कौन सा था? आंशिक चल संधि। अचल संधि कौन सी थी? कि दो अस्थियां जिनके बीच में किसी प्रकार का गैप ना हो। ये दो अस्थियां हैं और इनके बीच में जो गैप है यानी कि मध्यावकाश, ना हो। ठीक है, जब दो अस्थियों के बीच में मध्यावकाश ना हो और वो किससे जुड़ी हुई हो? दृढ़ संयोजी ऊतक द्वारा। जब किसके द्वारा जुड़ी हुई हो? दृढ़ संयोजी। संयोजी ऊतक तो भाई कनेक्टिव टिश्यू होगा, जोड़ेगा, लेकिन कैसा है? वो दृढ़ है, सॉलिड में है। तो जब दो अस्थियां दृढ़ संयोजी ऊतक द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई हो और उनके बीच किसी प्रकार का मध्यावकाश नहीं पाया जाता हो तो कैसी होंगी? अचल संधि होंगी, स्थिर होंगी, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई गति, मूवमेंट नहीं होगी, तो उसे अचल संधि कहा जाता है। जैसे कहा कि अपने कपाल की, कहा कि कपाल की, कपाल में कौन कौन सी थी? ओ, पी, टी, एस, ए, एफ। ये जो कपाल की अस्थियां थी कौन कौन सी थी? पढ़ा दिए पढ़ने। ओ, पी, टी, एस, ए, एफ। ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड, एथेनोइड, फ्रंटल। ये जो 8 अस्थियां होती हैं ये सीचर्स द्वारा, टांकों के द्वारा एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं, ऐसे होती हैं ये। तो इनमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, तो ये कैसी हैं? अचल हैं, पढ़ा रखी है पढ़ने। दूसरी है अपने पास आंशिक चल संधि। ठीक है, इसमें क्या है? दो अस्थियां हैं और दो अस्थियों के बीच में हल्का सा अवकाश है, थोड़ा सा गैप है, और उसमें क्या है? इसमें तंतु में संयोजी ऊतक है। कैसा है? तंतु में। इसमें तो कैसा था? दृढ़ संयोजी ऊतक। इसमें कैसा है? फाइबर वाला संयोजी ऊतक। तो इसमें क्या होगा? थोड़ा सा फाइबर, लचीलापन आ जाएगा, तो ये संधि जो है ये थोड़ी बहुत क्या करेगी? गति करेगी। अतः इसे आंशिक चल संधि कहा जाता है। जैसे अपने कहा कि कशेरुकणों की संधि, कशेरुकणों की संधि, इसको हमने दो भागों में बांटा था, आपको ध्यान हो। एक तो खूंटी संधि और एक तो था विसर्पी संधि। ये हमने पढ़ ली। खूंटी में क्या था? इसमें दो अस्थियों में जो एक अस्थि है वो तो स्थिर रहेगी, ये स्थिर है। अब जो दूसरी अस्थि है उसमें कोई खांच पाई जाएगी और वो खांच इस अस्थि के शीर्ष भाग पर क्या करेगी? टिकेगी। यानी दोनों, इसकी खांच और इसका शीर्ष भाग एक दूसरे में एडजस्ट हो जाएगा और ये गति करेगी। इसमें एक तो स्थिर रहेगी और एक गति करेगी। ठीक है, जैसे अपने पास कोई खूंटी है, भाई अपने पास एक खूंटी है और इस पर अपन क्या लटका दे? कोई धागा लटका दे, तो गति कौन करेगा? धागा करेगा गति। धागे को अपन पेंडुलम की स्थिति में छोड़ दें तो खूंटी तो रहेगी स्थिर और धागा करेगा गति। ठीक है, तो दो अस्थियों के बीच में होने वाली वह संधि जिसमें एक अस्थि स्थिर है, दूसरी गति करती है। क्यों? क्योंकि उस अस्थि के शीर्ष भाग पर दूसरी अस्थि का जो गर्त है वो फिट है, तो एक स्थिर रहेगी, गति करेगी। जैसे किसकी संधि? एटलस और एक्सिस के मध्य की। एटलस और एक्सिस कहाँ है? ये अपनी जहां गर्दन जिसको बोलते हैं, जहां कॉलर है, वहां पर एक आपको उभरी हुई संरचना दिखाई देगी, एटलस। तो उस पे क्या होता है? अपनी जो गर्दन है वो गति करती है, ये तो नोडिंग गति है और ये घूर्णन गति है।
रोटेशन। तो ये जो है एटलस एक्सिस गति वो कौन सी में आएगी? खूंटी संधि में आएगी। विसर्पी कलाई की संधि होती है, टखने की संधि होती है। इसमें क्या होता है कि अस्थियां जो होती हैं, दोनों अस्थियों में जो संधि तल होते हैं, स्थल, वो एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, फिसल सकते हैं। तो फिसलने वाली कौन सी होगी? आंशिक चल संधि होगी। तीसरी भी हमने स्टार्ट की थी जिसका नाम था पूर्ण चल संधि। कौन सी होगी? पूर्ण चल संधि। इसमें क्या है? इसमें दो अस्थियां होती हैं, उन दोनों अस्थियों के बीच में जो गैप पाया जाता है उसे बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। क्या बोलेंगे? ये तो है साइनोवियल कैविटी। इसमें क्या है? एक द्रव पदार्थ भरा हुआ है। ये क्या है? साइनोवियल द्रव। और ये द्रव किसके द्वारा घिरा हुआ है? यानी कि ये जो द्रव है ये किस चीज में भरा है? उसका नाम है साइनोवियल झिल्ली। ठीक है, तो हम कह रहे हैं दोनों हड्डियों के बीच में क्या है? साइनोवियल झिल्ली है। ये कैविटी, ये तो वही कैविटी। इस कैविटी में जो द्रव भरा हुआ है वो है साइनोवियल द्रव, और वो द्रव किसके द्वारा आबद्ध है, घिरा हुआ है, वो है साइनोवियल झिल्ली। तो इनमें ये जो अस्थियां हैं ये उपास्थि के द्वारा, कार्टिलेज, जब दो अस्थियां उपास्थि के द्वारा एक दूसरे जुड़ी हुई हों, उपास्थि मतलब कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी हुई हों, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, यानी वो पूर्ण चल संधि होगी, वो गति और गमन में सहायता करती है। ये हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे जो पूर्ण चल संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो आपको जो नोट्स अपन ने दे रखे हैं उसमें जो पूर्ण चल संधि है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है कंदुक कलिका संधि, कौन से? कंदुक खलिका। इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। कौन सी बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट। इसमें क्या होता है, ध्यान में, इसमें एक हड्डी है, जैसे ये वाली हड्डी है, तो किसी अस्थि का जो शीर्ष भाग है ये तो कहलाता है बॉल। दो अस्थियां होंगी, दो हड्डियां होंगी। एक हड्डी का जो शीर्ष भाग है, किसी भी हड्डी का जो शीर्ष भाग है वो तो क्या कहलाएगा? बॉल कहलाएगा। ये रहा। और ये जो शीर्ष भाग है ये दूसरी हड्डी की कैविटी में फिट होता है। ये समझ रहे हो? ये दो हड्डियां हुई, एक ये रही, एक ये रही। तो एक हड्डी का जो शीर्ष भाग है वो तो कहलाएगा बॉल, और दूसरी हड्डी में गर्त होगा, गड्ढा, ये जो भाग है ये कहलाएगा सॉकेट। ठीक है भाई, अपने पास जो स्विच बोर्ड होता है, अपने घरों में जो स्विच बोर्ड, जैसे चार्जर है तो चार्जर में 2 पिन लगी होती है। वो 2 पिन अपन किस में लगाते हैं? कि स्विच बोर्ड में लगाते हैं। तो चार्जर में कितनी खूंटियां हैं? 2 खूंटी हैं। और उसको अपन किसमें, जब बॉक्स में, उसको क्या बोलते हैं? सॉकेट बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जो स्विच होता है उसमें अपन चार्जर इसमें तो लगाएंगे, तो ये 2 खूंटियां हैं, ये तो बॉल है, और जिसमें वो फिट होगा वो सॉकेट कहलाता है, उसको सॉकेट ही बोलते हैं। तो ये सॉकेट है ये। तो ये हड्डी का जो शीर्ष भाग है बॉल कहलाएगा, और जिस गर्त में फिट होती है ये हड्डी, ये बॉल, और ये कहलाएगा सॉकेट, ये वाला भाग। अब ये क्या करेगी? इसमें घूर्णन करेगी। तो ये कितने डिग्री के एंगल पे घूमती है? 360 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, अब ध्यान दे क्या बताया? 2 अस्थियां होती हैं, एक अस्थि का जो शीर्ष भाग है उसे तो बॉल कहते हैं, और ये बॉल दूसरी अस्थि के गर्त में फिट होता है। तो जहां ये फिट होता है ये तो बॉल है, और ये सॉकेट है, तो इसे बोलेंगे सॉकेट। तो बॉल और सॉकेट, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? 360 डिग्री के एंगल पर घूम सकती है, तो इसे कंदुक खलिका संधि या बॉल एंड सॉकेट संधि कहते हैं। ये नाम कैसे पड़ा? कंदुक खलिका क्या होता है? अपने घरों में आपने सुना होगा, पुराने जमाने में जो खिचड़ी कूटने का एक उपकरण आता था जिसे उखड़ मूसल बोलते थे अपन, और ऐसा ही कुछ उपकरण अपने यहाँ जब अपन चूरमा वगैरह कूटते हैं तो एक मामदस्ता होता है, या आपने वो भी नहीं देखा तो किचन में
अदरक कूटने का एक उपकरण होता है, देखा होगा आपने, अदरक कूटने का। तो एक तो ये होता है और इसमें एक रोड होती है, देखिए ना, अदरक कूटने का जो उपकरण काम में लिया जाता है वो क्या कहलाता है, वो है उखल मूसल का कॉन्सेप्ट, जिसको खरल बोलते हैं अपन। तो उस वजह से इसका नाम कंदुक खली का संधि पड़ा है। तो ये है, ठीक है ना, उखल कहलाता है, ये मूसल कहलाता है। तो ये दो भागों की वजह से इसका नाम कंदुक खली का संधि पड़ा है। अब इसमें क्या होता है, ये जो छड़ है ये क्या काम करेगी, ये चारों तरफ क्या हो सकती है, रिवॉल्व हो सकती है इस टाइप से। तो कुल मिला के छोड़िए आप इस बात को, यहां चलते हैं। एक हड्डी का शीर्ष भाग बोल कहलाएगा, दूसरी हड्डी का जो गर्त वाला भाग उसे सॉकेट कहा जाएगा। ये बोल और ये सॉकेट इसमें फिट हो जाते हैं और ये कितने डिग्री पर, 360 डिग्री के एंगल पर घूर्णन करते हैं। तो इसे कंदुक खली का संधि या बोल एंड सॉकेट संधि कहते हैं। कहां कहां पाई जाती है, ये अपनी कौन सी ह्यूमरस, कौन सी की है, ह्यूमरस, और ये अपनी अंश मेखला है। तो यहाँ कौन सा था, अंश उलूखल, जिसमें थी ग्लिनॉइड कैविटी। कौन सी थी, ग्लिनॉइड। आप हिंदी में याद रखना चाहो तो बोल दीजिए अंश उलूखल। अंश मेखला में कौन सी होगी, अंश उलूखल। ये अंश मेखला जो कंधे का कंकाल बनाती है। तो ये अपना हाथ है, अपने हाथ का जो ह्यूमरस है ये यहाँ फिट हो रही है, इसको हम कितने डिग्री पे घुमा सकते हैं, देखो 360 डिग्री पे एंगल पे घुमा सकते हैं। ऐसे ही जो अपना पैर है, पैर में जांघ की जो असली फीमर है, कौन से फीमर, वो कहाँ, अपने वहां पर है एसिटाबुलम कैविटी, श्रोणि उलूखल। तो श्रोणि मेखला में कौन सी होगी, श्रोणि मेखला में होगी श्रोणि उलूखल, और इसमें कौन फिट रहती है, फीमर पैर की, और इसमें कौन रहती है, ह्यूमरस। तो अपनी जो टांग है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं। तो ये कौन सी अस्थि है, कंदुक खली का संधि। क्लियर है। दूसरे अपन जो पढ़ रहे हैं वो है अपने पास कब्जा संधि, जिसे क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट। कब्जा संधि क्या है, आपने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां देखी होंगी, दरवाजा हमेशा एक साइड खुलता है, देखना, घर जो दरवाजा है या खिड़कियां अपनी विंडो की वो एक साइड ही खुलती हैं। और उस दरवाजे के पीछे आप देखोगे तो लोहे के दो टुकड़े जुड़े होंगे, जिसे अपन कब्जे बोलते हैं। आप नोटिस किया होगा, दरवाजा एक साइड खुलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, कब्जे। एक ऊपर होगा, एक बीच में नीचे, उसे कब्जा बोलते हैं। कब्जे के कारण ही ये जो दरवाजा है ये एक साइड खुलेगा। ये दरवाजा माना ये इतना ही खुलेगा, बस ये वन वे होता है, एक साइड खुलेगा। तो क्या होता है कब्जा संधि, ये भी कंदुक खली का जैसी ही होती है, लेकिन इसमें जो हड्डियां परस्पर एक दूसरे से जुड़ती हैं वो इसमें तो कितने डिग्री पे थी, 360 डिग्री पे, और इसमें कितने पे घूमेंगी, 180 डिग्री पे। जैसे ये कौन सी हड्डी है अपनी, ह्यूमरस, ये कौन सी है, रेडियस अल्ना। भाई ये ह्यूमरस है, ये रेडियस अल्ना है, और ये ज्वाइंट कौन सा है, कोहनी का। ह्यूमरस, ये रेडियस अल्ना, ये कोहनी का। अब मैं इसको सीधा करूं, ये कितने डिग्री का एंगल हुआ, देखो इस टाइप का डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री का है। अब ये 90 का, और ये यहाँ आ गया। अब ये इसके नीचे नहीं जाएगी, इसके नीचे कब जाएगा, तो ये टूट जाएगा। तो ये कब्जा संधि है। तो दो अस्थियों के बीच में पाई जाने वाली वह संधि जिसमें दो अस्थियां कितने डिग्री के, 180 डिग्री के एंगल पर घूम सकती हैं, तो कौन सी कहलाएगी, कब्जा संधि कहलाएगी। और इसमें चारों तरफ रिवॉल्व कर रही थी अपना हाथ, तो 360 डिग्री का है, तो कंदुक खली का 180 डिग्री पे घूमेगा, तो ये कब्जा संधि है। ठीक है। तो अपने पास अपन ने अब तक वीडियो में अक्षय कंकाल जिसमें 80 अस्थियां पढ़ी, फिर दूसरा था उपांग कंकाल जिसमें हमने 126 अस्थियां पढ़ी, फिर आए ज्वाइंट्स यानी संधियां किसे कहते हैं, संधि पढ़ी, संधि के प्रकार पढ़ लिए। ठीक है। अब अपना जो लेसन है उसमें अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मसल्स का, पेशियां। हमारा जो शरीर है वो किस किस से मिलकर बना था, अस्थियों और पेशियों से मिलकर बना था, जिसमें अस्थियां हमने कंप्लीट पढ़ ली हैं, अस्थियों में पाई जाने वाली संधियां पढ़ ली हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, मसल्स, पेशियां। ये भी आपको मैंने 11वीं में पढ़ा रखा है, पेशियां, कि हमारा जो शरीर है
वो गति और जो गमन करेगा वो अस्थियां, उपास्थि और पेशियों के माध्यम से ही करता है। यानी कि लोकोमोशन और मूवमेंट, गति और गमन किसके द्वारा होता है? पेशियों के द्वारा ही होता है। पेशियों की जो सबसे छोटी कोशिका है, पेशियों की सबसे छोटी कोशिका वो कहलाती है पेशीय तंतु। क्या कहलाएगी? पेशीय तंतु। और पेशीय इंपोर्टेंट, पेशीय तंतु की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाएगी सार्कोमियर। क्या है सार्कोमियर? पेशीय तंतु की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। किसकी? पेशीय तंतु की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है? सार्कोमियर है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेशियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेशियों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है सार्कोलॉजी या मायोलॉजी। सार्कोलॉजी या मायोलॉजी। जिस प्रकार ब्लड का रंग कैसा दिखाई देता है अपन को? रेड कलर की कोशिकाएं दिखाई देती हैं, जो अपन कह सकते हैं आरबीसी, या ब्लड का रंग कुछ लाल है तो कौन से कारण कारण हुआ? हीमोग्लोबिन के कारण। इसी प्रकार जो पेशियां होती हैं वो भी किस कलर की होती हैं? लाल रंग की होती हैं। कौन से वर्ण के कारण? मायोग्लोबिन। जो पेशियां होती हैं वो मायोग्लोबिन वर्णक कण किस कलर की होती हैं? रेड कलर की होती है। ठीक है। और बात करें जो पेशियां होती हैं उनके शरीर में वो कितनी पाई जाती हैं? 639 पेशियां। मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती हैं? 639 पेशियां पाई जाती हैं, जो पूरी बॉडी का लगभग 40 से 50% भाग बनाती हैं। ठीक है। और जिस प्रकार कोशिका में क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य, उसी तरीके से पेशियों में जो द्रव पदार्थ भरा होता है उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा? सार्कोप्लाज्म। तो ये कुछ बातें हैं जो पेशियों संबंधित अपन ने बता दी कि भाई शरीर के गति और गमन करने के लिए पेशियों तक जिम्मेदार होता है, पेशियां जिम्मेदार होती हैं। पेशियों की संरचनात्मक या क्रियात्मक कोशिका पेशीय तंतु, और पेशीय तंतु की सबसे छोटी जो इकाई है वो कहलाती है सार्कोमियर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेशियों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है सार्कोलॉजी। पेशियों का रेड रंग होता है, वो रेड कलर किसकी वजह से हुआ? मायोग्लोबिन नामक वर्ण के कारण हुआ। हमारे मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती हैं? लगभग 639 पेशियां पाई जाती हैं। और पेशियों में भरा हुआ जो द्रव पदार्थ है वो क्या कहलाता है? सार्कोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है। ये कुछ इंट्रोडक्शन पेशियों के बारे में बताया। अब बात करें पेशियां कितने प्रकार की होती हैं। जो पेशियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली है अरेखित पेशियां। पेशियों के प्रकार पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली है अरेखित पेशियां, दूसरी है रेखित पेशियां, और तीसरी है हृदय पेशियां। ठीक है। पहली कौन सी अपनी? अरेखित। ध्यान दें, इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट पॉइंट, वे पेशियां जिन पर किसी प्रकार की रेखाएं, वे पेशियां जिन पर किसी प्रकार की रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती। क्लियर है? वे पेशियां जिन पर किसी प्रकार की रेखाएं, लाइन या धारियां नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहते हैं? अरेखित पेशियां कहते हैं। कोई दिक्कत? रेखाएं नहीं है तो नाम क्या पड़ गया? अरेखित पेशियां। सेकंड बात, ये पेशियां कभी भी कंकाल से या अस्थियों से नहीं जुड़ती। ये पेशियां कभी भी कंकाल से या अस्थियों से नहीं जुड़ती हैं।
अतः इन्हें अकंकालीय, आपको तो ए लगाना है मशीन में, अतः इन्हें क्या कहा जाएगा, अकंकालीय पेशियां भी कहा जाता है। क्यों कहा, क्योंकि ये कंकाल से यानी स्केलेटन सिस्टम से, अस्थियों से कहीं भी जुड़ती ही नहीं है, अतः इन्हें अकंकालीय पेशियां भी कहा जाता है। तीसरी बात, इन पर शरीर की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता, इन पर शरीर की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, ऐच्छिक या अनैच्छिक। अगर नियंत्रण है, किसी चीज पर अपना नियंत्रण है, वो ऐच्छिक है, और नहीं है तो अनैच्छिक है। इन सब में ए लग रहा है, तो वे पेशियां जिन पर अपनी शरीर की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं है, तो कौन सी होंगी, तो इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। 3 बातें आई अपने पास कि भाई इन्हें धारियां रेखाएं नहीं पाई जाती है तो अरेखित पेशियां कहा, ये कभी भी अस्थियों से नहीं जुड़ती है तो इन्हें अकंकालीय कहा, इन पर शरीर की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है तो इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहा, इन्हें चिकनी पेशियां भी कहा जाता है। क्या नाम दिया गया, चिकनी पेशियां, क्योंकि इन पर रेखाएं धारियां नहीं है। अब कौन कौन सी है, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे गर्भाशय की पेशियां, पीताशय, मूत्राशय। आप देखो जो अपन ने बायोमेट्रिक जो पढ़े हैं भाई, छोटी थैलेनुमा संरचना जो भी होंगी, चाहे मुत्राशय हो, गर्भाशय हो, अग्नाशय हो, पीताशय हो, जो आशय, जिसमें आशय शब्द आ रहा है ना, शब्द आ रहा है कि भाई उसमें संकुचनशील होगा। ठीक है, तो अब संकुचनशील कब होगी, जब उसमें हड्डियां नहीं पाई जाएंगी तो संकुचनशील होगा। क्रमानुकुंचन क्रिया जिन भी अंगों में होगी उनमें हड्डियां पाई नहीं जाएंगी। जब हड्डियां नहीं है तो वो पेशियां कौन सी होंगी, अरेखित पेशियां होंगी। जैसे अग्नाशय है, गर्भाशय, पीताशय, मूत्राशय है, ये सब इसमें। ठीक है, ये बात है। अब अपन इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं, देखो रेखित पेशियां क्या है, रेखित पेशियां यही लाइन बनेगी, वे पेशियां जिनके ऊपर धारियां रेखाएं पाई जाती हैं वो रेखित हो जाएंगी। ठीक है, ये पेशियां कंकाल और अस्थियों से जुड़ती हैं, अतः इन्हें क्या नाम पड़ जाएगा, कंकालीय पेशियां। इन पेशियों पर शरीर की इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है तो कौन सी जाएगी, ऐच्छिक पेशियां। यानी हमको ए उठाना है भाई, रेखाएं पाई जाती हैं रेखित पेशियां, कंकाल से जुड़ती हैं कंकालीय पेशियां, शरीर की इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है तो कौन सी जाएंगी, ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, हाथ, पैर, गले, गर्दन सब में यही पेशियां पाई जाएंगी। क्लियर है। अब बात करते हैं संरचना की। संरचना कैसी होती है वो देखते हैं रेखित अरेखित पेशियों की। ये अरेखित पेशियां होती है। अरेखित पेशियां लंबी, पतली, ठीक है ना, और इनके जो किनारे होते हैं वो नुकीले होते हैं। किनारे कैसे होंगे, नुकीले होंगे। देखो नुकीले किनारे पाए जाते हैं और सभी में क्या पाया जाता है, श्रम का एक स्पष्ट और बड़ा केंद्र पाया जाता है। भाई लंबी है, पतली है, किनारे नुकीले हैं और सभी में क्या पाया जाता है, श्रम का केंद्र पाया जाता है। ठीक है, और इनमें क्या भरा रहेगा, इनमें भरा रहेगा जो द्रव भरा रहेगा, ये अपन ने नाम दिया था पेशियों में भरने वाला जो द्रव पदार्थ को क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सार्कोप्लाज्म। वो क्या कहलाएगा, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, ये अरेखित पेशियों की संरचना हुई। ये पेशियां लंबी पतली होती हैं, इनके जो सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं, इनमें स्वयं का स्पष्ट केंद्र पाया जाता है, बड़ा स्पष्ट केंद्र होता है और इनमें अंदर जो भरा हुआ द्रव पदार्थ है जिसे क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। ये कौन सी बात हो गई, अरेखित की हो गई। अगर रेखित पेशियों की बात करें तो भाई अपन ने इंट्रोडक्शन दे दिया, भाई इन पे धारियां पाई जाती हैं। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन रेखाओं का, इन पेशियों का अध्ययन किया जाता है, इसका, इनका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन पेशियों का अध्ययन किया जाएगा तो इस पे अपन को 2 तरीके के क्षेत्र दिखाई देंगे, एक गहरी पट्टिकाओं वाले और एक हल्की पट्टिकाओं वाले। जैसे अपन मान लेते ये हैं,
ये पेशियां हैं, इस पे अपन को दो प्रकार के क्षेत्र दिखाई देंगे, गहरी पट्टिका वाला और एक हल्की पट्टिका वाला। ये देखो, ये गहरी पट्टिकाएं हैं, गहरी पट्टिकाओं को बोलते हैं ए बैंड, ये ए बैंड है सारे, ठीक है। और जो हल्की पट्टिका है उनको बोलते हैं आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड। बाद में देखेंगे इनकी संरचना, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अच्छा प्रश्न पूछ जाता है। तो रैखिक पेशियां, इन पे विशेष प्रकार की धारियां पाई जाती है। देखो ये धारियां से बन गई, और आगे कल पढ़ेंगे अपन, जब इसमें ये लाइन आएंगी, इनको एम लाइन या जेड लाइन जो भी नाम दिया जाए, कल देखते हैं अपन क्या क्या था कि भाई ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड के मध्य में चमकीला क्षेत्र कहते हैं, जिसे एच क्षेत्र कहते हैं, एच क्षेत्र के मध्य में एम लाइन पाई जाती है। तो इस प्रकार की संरचना बनी, तो सीधा सा पता पड़ा कि इसमें धारियां हैं। तो वे पेशियां जिनके ऊपर धारियां रेखाएं पाई जाती है उन्हें रेखित पेशियां कहते हैं। ये हमेशा कंकाल से जुड़ती हैं, अतः इन्हें कंकालीय पेशियां कहा जाता है। इन पर शरीर की इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है, तो अतः इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाएगा। लास्ट अपनी हृदय पेशियां। हृदय पेशियां केवल कहाँ पाई जाएंगी, हृदय की भित्ति में पाई जाएंगी, नाम ही हृदय की है, तो ये पेशियां केवल हृदय की भित्ति में ही पाई जाती हैं, ये हृदय पेशियां होती हैं। अब बताओ हृदय पर अपना कंट्रोल है क्या, धड़कन पर नहीं है, तो क्रियात्मक दृष्टि से ये पेशियां अनैच्छिक होती हैं, हमारा नियंत्रण नहीं है तो ये अनैच्छिक पेशियां हैं। लेकिन इन पेशियों की जो संरचना है उनपे धारियां पाई जाती हैं, तो ये कैसी हुई हैं, रेखिक। यानी संरचनात्मक दृष्टि से कैसी होती है, रेखिक, और क्रियात्मक दृष्टि से कैसी होती हैं, अरेखिक। तो इसमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, और कहाँ पाई जाती हैं, हृदय में पाई जाती हैं। और इनकी संरचना हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई कंप्लेंट हो तो लिखें, स्कूल में आके अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।